मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 5 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जीके और रिलेटेड फैक्ट। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। यह सेशन डेली 6 बजे मॉर्निंग में होता है, मॉर्निंग करंट अफेयर। साथियों, अगर ये मॉर्निंग में आप डेली देखते हैं तो किसी भी एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे रेलवे से, चाहे चाहे आपका कोई शिक्षक से, या फिर यूपी टेट, सी टेट, इस सब विभाग से कोई आपका एग्ज़ाम हो, या फिर यूपीएससी पीसीएस तक के किसी भी एग्ज़ाम्स में आप बैठ सकते हैं, बशर्ते ये सेशन आप डेली फॉलो करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो एक बार शेयर और अपने साथियों को जरूर ऐड करेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम हाल ही में है तो आप खुद ही इसको देख सकते हैं। अगर देखने के बाद यहाँ से आप खुद रियलाइज़ करेंगे दोस्तों कि हाँ, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आए थे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न हम स्टार्ट कर लेते हैं। हाल ही में संजय गुब्बी की पुस्तक लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया में किस जानवर की बात की गई है? साथियों, संजय गुब्बी ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया। पहले तो ये आप याद रखेंगे। अब इसमें लेपर्ड की बात हुई है तो जाहिर सी बात है इस बुक में लेपर्ड की ही बात हुई होगी, यानी कि तेंदुए की बात चर्चा इसमें की गई है। दोस्तों, वन्य जीव वैज्ञानिक, यानी कि अगर बात करें संजय गुब्बी कौन है तो बताएंगे संजय गुब्बी एक वन्य जीव वैज्ञानी है। दोस्तों, जीव वैज्ञानिक हैं। अब दोस्तों याद रखेंगे, अगर बात करते हैं वन्य जीव वैज्ञानी संजय गुब्बी ने तेंदुए के बारे में लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक एक पुस्तक में सारी बातें लिखी है। वह तेंदुए मानव के संघर्ष के बारे में दूर दूर तक सारे सुझावों को साथ साथ उन्होंने शेयर किया है। भोजन की आदतों, पारिस्थितिक संदर्भ और तेंदुए के संरक्षण के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। पुस्तक में संजय गुब्बी की एक संघर्ष प्रबंधक, राज्य सरकार के सलाहकार और तेंदुए पीआर व्यक्ति के रूप में व्यवहारिक जुड़ाव का भी विवरण दिया है। पुस्तक द्वारा प्रकाशित की गई थी। दोस्तों, ये सारी बातें इन्होंने कहा है। तेंदुए जीनस पैंथेरा की 5 मौजूदा प्रजातियों में से एक हैं, जो बिल्ली परिवार फेलिडाए का एक सदस्य है। ये फेलिडाए कहिए या फिर बिल्ली का वह क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों? क्या है? फेमिलस। क्या बोलते हैं? फेमिलिस नहीं, क्या बोलते हैं साथियों? फेलिस डोमेस्टिका बोलते हैं। बिल्ली का जो साइंटिफिक नेम है फेलिस डोमेस्टिका के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। उसी से बना है फेलिडिया या फिर फेलिडाए। ठीक है साथियों, सरकार की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या में सबसे अधिक है। दोस्तों, संख्या में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोस्तों बाघों की संख्या भी बहुत अधिक है। आपको पता होना चाहिए, बाघ जो कि हम लोग हर 2 साल पे उसकी जनगणना करते हैं। कितने बाघ हैं मध्य प्रदेश में साथियों? बताएंगे 526 हैं। पूरे भारत में कितने हैं साथियों? तो बताएंगे 2967 हैं। पूरे विश्व का 74% बाघ केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं। ये बात आपको याद होना चाहिए। दूसरे नंबर पर कौन से राज्य में बाघों की संख्या है भारत में? बताएंगे दोस्तों कर्नाटक में 524 है। तीसरे नंबर पर 427 के आसपास में उत्तराखंड में। साथियों, इस तरह आप याद कर सकते हैं, क्रम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो देश में अनुमानित कुल संख्या का लगभग 26% अगर बात करें दोस्तों, तेंदुआ कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पूरे देश की बात करें तो भारत का पूरा 26% तेंदुआ केवल और केवल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो उसमें याद रखेंगे, जो कि बाघ हो गए, तेंदुआ हो गया, ये सब सारे जानवर लगभग जितने जानवर होते हैं सो सबका अस्तित्व अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है साथियों? मध्य प्रदेश में ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस यूरोपीय एजेंसी ने लॉन्च किया यूटेलसैट क्वांटम क्रांतिकारी रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट? दोस्तों बता देंगे, स्पेस एजेंसी ईएसए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। दोस्तों जो यहाँ पे इसरो लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए अमेरिका, यानी कि ये आपका नासा है। नासा का दोस्तों यूएसए की स्पेस एजेंसी है। जो ये इसरो लिखा गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसके जो हेड हैं सो दोस्तों कौन है? इसमें के सिवन है, याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना, यानी इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। 1969 में हुआ था। साथ ही यहाँ पे जो नासा लिखा है, नासा की स्थापना 1958 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ये एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। और यह दोस्तों इसी के समय, जिस समय इसकी स्थापना हुई उसी समय हमारे यहाँ डीआरडीओ की स्थापना हुआ था, डीआरडीओ 1958 में। और जो यह जाक्सा लिखा है साथियों, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। अब चलिए हम इस क्वांटम के बारे में आपको बताते हैं। जो क्वांटम यूटी सैटेलाइट है, क्रांतिकारी करके है ना, रीप्रोग्रामेबल, तो इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह है, मतलब कि अगर इसका प्रोग्राम रास्ते में चलते चलते नष्ट हो जाता है तो फिर से यह प्रोग्रामेबल है, दोबारा इसे प्रोग्राम इसमें किया जा सकता है। इस प्रकार का यह उपग्रह है दोस्तों। यह किसी भी प्रयोग की अनुमति
अगर एक बार आप दे देते हैं, जैसे होता है ना कोई आप उसमें प्रोग्राम कर देते हैं तो उसको एक बार अनुमति आपने दे दिया, अब जहाँ पे उसको जाना है वो चला जाता है। लेकिन अब वो एक बार देने के बाद वो ख़राब हो जाता है, उसमें दूसरी बार हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, दोबारा इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। इस वजह से इसका नाम है रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट साथियों, याद रखेंगे। दोस्तों क्वांटम उपग्रह अपने 15 साल के जीवन काल के दौरान डेटा ट्रांसमिशन और सुरक्षित संचार की बदलती मांगों का जवाब देने में सक्षम है। यह याद रखेंगे दोस्तों, यह पश्चिम अफ्रीका से एशिया तक के क्षेत्रों को कवर करेगा पूरा का पूरा। तो उपग्रह अपने 15 साल के जीवन काल के लिए भू स्थिर कक्षा यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब समझ रहे हैं, नीचे से लगभग 400 किलोमीटर के आसपास में साथियों यह रहेगा, उसमें सुरक्षित रहेगा। और जो कि पूरा रिसर्च वगैरह करता रहेगा, ऑर्बिट करता रहेगा अर्थ का, यह सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे बात हुआ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की, तो दोस्तों इसमें 22 सदस्य देश हैं, याद रखेंगे, जो कि पूरे के पूरे यूरोप के हैं। दोस्तों ESA की स्थापना जो हुआ था 1975 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। दोस्तों हाल ही में QS बेस्ट स्टूडेंट रैंकिंग में मुंबई को कौन सा स्थान दिया गया है? दोस्तों QS जो यह दोस्तों यह है आपका रिपोर्ट, स्टूडेंट रिपोर्ट, ये बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग होता है, जो कि हर साल जारी किया जाता है साथियों। अभी तक जो भी रैंकिंग आई है सब में जो आपकी मुंबई है और एक बेंगलुरु, भारत का बेंगलुरु और मुंबई, इन दोनों शहरों को 100 में से 100 के अंदर रखा गया जाता था, मतलब 100 के अंदर इसकी रैंकिंग आती थी। लेकिन इस बार साथियों बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, इस बार यह 100 से बाहर हो चुका है। मुंबई भी है, बेंगलुरु भी। मुंबई को जो रैंकिंग मिली 106 मिला है और बेंगलुरु को 110 मिला है साथियों, याद रखेंगे। यह पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि इस बार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको 100 से बाहर कर दिया गया है। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में क्रमशः 106 और 110वें स्थान पर हैं मुंबई और बेंगलुरु दोस्तों। भारत के वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषकों यानी ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिसिस्ट, QS इसका नाम है। QS का फुल फॉर्म होता है क्वेक्वारेली साइमंड्स, यह इसका फुल फॉर्म होता है साथियों, अब याद कर सकते हैं। द्वारा लाई गई रैंकिंग के 9वें संस्करण में, यह 9वां संस्करण है, आपको यह पता होना चाहिए, में मुंबई को 29 स्थान का नुकसान हुआ है। पिछली बार समझ सकते हैं साथियों ये कितने स्थान पर थे, 106 माइनस 29 कर दीजिए, 106 माइनस अगर 20 करते हैं साथियों तो आ जाता है आपका कितना, 76 कितना आता है देख लीजिए माइनस करके। अगर 106, अगर 100 में से आप 20 माइनस करते हैं साथियों तो 80 आता है। 80 में से 6 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 74 यानी कि 71 स्थान इसको मिला था पिछली बार। इस बार 106वां स्थान मिला, मतलब काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है साथियों, इस वजह से, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा था और बहुत सारी दिक्कतें परेशानी थी। अगर बात करें बेंगलुरु को पिछली बार से इस बार कितना स्थान नीचे गिराया गया है दोस्तों, 21वें स्थान, मतलब कि 21 अंक का इसे नुकसान हुआ है बेंगलुरु को, और मुंबई को 29 अंक का नुकसान हुआ है साथियों। इस पर से याद रखेंगे, 106वां अंक है मुंबई का और 110 है बेंगलुरु का इस बार का QS दोस्तों रिपोर्ट में। दोस्तों इसमें क्या होता है, QS कम से कम 25 यानी कि 2,50,000 की आबादी वाले शहरों को रैंकिंग करता है, जहाँ पे 2,50,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं उसको रैंकिंग निकालता है। वहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनकी रैंकिंग निकालता है और बताता है कि यहाँ पर छात्रों की जो मेंटेलिटी है, QS मतलब क्या वो पता है ना, सॉफ्ट माइंड के लिए लिया जाता है। तो याद रखेंगे QS रिपोर्ट है जो हर साल जारी किया जाता है। नेक्स्ट अगले पेज की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश में मिला है दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह? दोस्तों एक नीलम समूह है जो कि कभी भी हो सकता है आसमान से गिरकर, या फिर कभी भी जो उथल पुथल होता है उसकी वजह से ज़मीन में दब गया हो। तो ये कहाँ मिला है दोस्तों, बता देंगे। खुदाई के दौरान यह बांग्लादेश से मिला है, श्रीलंका में मिला है साथियों। कहाँ मिला है? श्रीलंका में मिला है। अभी हाल ही में खुदाई कर रहे थे कुछ मजदूर, तो वहाँ पे उनको ज़मीन के अंदर से देखने को मिला है साथियों एक तरह से यह नया पत्थर। तो उस बाद में इसका रिसर्च किया गया किस प्रकार का पत्थर है, तो बाद में पता चला ये नीलम पत्थर है। नीलम तारा नीलम पत्थर है, एक समूह है साथियों। यह पाया गया रत्नापुर, श्रीलंका के रत्नापुर जिले में। तो साथियों याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, श्रीलंका तो याद ही रखेंगे, और रत्नापुर जिले में पाया गया है। अब यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों, ये कितने अच्छा किलोवाट का, कितने केजी का था साथियों बता देंगे। 510 केजी, समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भारी था। 510 केजी का दोस्तों, 2.5 मिलियन कैरेट का यह था। मतलब नीलम मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों नीलम था, मतलब मड़ी जो आप देखते हैं मूवी वगैरह में सुनते रहते हैं वही मड़ी है दोस्तों। ये $100 मिलियन तक इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि आज के बाज़ार में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी अनुमानित कीमत कितनी है, तो बताएंगे
$100 मिलियन साथियों, इतना इसकी कीमत है आज के समय। अगर बात करें श्रीलंका का राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो बता देंगे श्रीवर्धने जयवर्धनकुट्टे। अगर बात करें इसकी मुद्रा क्या है, श्रीलंकाई रुपया है साथियों। याद रखेंगे श्रीलंका के प्रधानमंत्री इस समय कौन है, महिंदा राजपक्षे, और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे साथियों। इस तरह याद करेंगे इसको। अगर हम आपको बहुत बार श्रीलंका के बारे में बताएं, जैसे कि पंबन द्वीप हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया, पाक स्टेट हो गया, राम सेतु हो गया, ये सब भारत और श्रीलंका के मध्य ही पाए जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ की सबसे प्रसिद्ध रिवर का नाम क्या है, तो बताएंगे महावेली गंगा है। भारत का बेस कर लीजिए, एक भारत बेस बनाया हुआ है अपना, मतलब कि मिलिट्री बेस, उसका नाम क्या है, ट्रिंकोमाली। ट्रिंकोमाली याद रखेंगे साथियों। उसी प्रकार से एक चीन का भी बेस है यहाँ पर, जो इसका नाम है हम्बनटोटा, हमेशा चर्चा में रहता है, आपको ये पता होगा। नेक्स्ट, हाल ही में आईएएफ ने राफेल के दूसरे स्क्वाड्रन को किस राज्य के हासीमारा में शामिल किया है साथियों, बता देंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का एक जगह है दोस्तों हासीमारा, वहाँ पे इसको शामिल किया गया है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए, अगर हम राफेल के बारे में कुछ बताएं आपको, तो ध्यान से सुनिए। राफेल के बारे में बताते हूँ, जो कि भारत ने बहुत दिनों से इस पे एक तरह से असाइनमेंट्स किया था, सिग्नेचर साइन किया था। 59,000 करोड़ रुपए का, 59,000 करोड़ रुपए का साथियों यह साइन हुआ था, जिसमें 36 राफेल फ्रांस से भारत खरीदेगा दोस्तों। ये दोस्तों किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो बता देंगे दोस्तों दसाल्ट एविएशन। दसाल्ट एविएशन फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख कंपनी है दोस्तों, जहाँ से यह बनाया जा रहा है और भारत को निर्यात किया गया वहाँ से। तो याद रखेंगे साथियों, भारत ने आयात किया है ना, याद रखेंगे भारत ने आयात किया है दोस्तों। ये हवा से हवा में मार करने वाली सबसे खतरनाक मिसाइल है दोस्तों। यह मतलब कि काफ़ी ज़्यादा न्यू मॉडल का, कह लीजिए न्यू मॉडर्न युग का ये दोस्तों मिसाइल है, काफ़ी खतरनाक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेकिन अभी तक भारत में कितने राफेल आ चुके हैं साथियों, तो आपको पता होना चाहिए। अभी तक 5 राफेल जेट ही अब वहाँ से आ चुके हैं, अभी बहुत सारे बाकी हैं, यानी कि 36 ऑर्डर किया गया है, 5 आ चुके हैं, अभी 31 आना बाकी है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी ने लॉन्च किया नया हथियार त्रिची कार्बाइन दोस्तों, तो बता देंगे इसका नाम, तो याद रखेंगे त्रिची कार्बाइन साथियों। ये किस कंपनी द्वारा लॉन्च हुआ है, तो बता देंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो कि तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। तमिलनाडु में आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली ने ट्राइका नाम है इसका, ट्राइका नाम है एक नया उच्च तकनीकी और कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया है, जिसका नाम है त्रिची असाल्ट राइफल साथियों। याद रखेंगे इसका एक छोटा संस्करण है, मतलब उसका एक सिंपल बहुत ही सिंपल इस संस्करण बनाया गया, प्रोटोटाइप बनाया गया है। इसका अनावरण OATF के प्रबंधक संजय द्विवेदी, IOAFS मतलब कि भारतीय आयुध निर्माणी सेवा ने एक समारोह के दौरान किया है साथियों। इसे याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अगर ट्राइका का बात करें, ट्राइका का आकार कितना है, तो बताएंगे 7.62 इंटू 39 मिमी, यानी कि मिलीमीटर पोर्टेबल हथियार है साथियों। ये कार्बाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था। कार्बाइन दूसरा है दोस्तों, कार्बाइन तो एक तरह से इसका आकृति है त्रिची, और ट्राइका जो इसका नाम है, इस ट्राइका का वजन जो है दोस्तों 3.17 kg है, यह याद रखेंगे पत्रिका सहित। अगर बात करें ट्राइका का रेंज कितना है दोस्तों, 150 से लेकर 175 मीटर तक ये दाग सकता है, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने बॉक्सिंग में जीता दोस्तों कांस्य पदक, दोस्तों ये बता देंगे भारत का तीसरा पदक होगा दोस्तों। इन्होंने बॉक्सिंग में भारत को तीसरा पदक जिताया है। पहला पदक कौन जिताया था दोस्तों, बता देंगे मीराबाई चानू ने साथियों, जो कि मणिपुर की हैं। आपको पता होना चाहिए इन्होंने सिल्वर मेडल भारत को जिताया था भारोत्तोलक में। इसके बाद PV सिंधु ने दोस्तों बैडमिंटन में उन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो बता देंगे कांस्य पदक, उन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया दोस्तों। और दूसरी बार 2016 में भी जो रियो डे जेनेरियो में हुआ था 2016 में ब्राज़ील के, उसमें भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक में। लेकिन इस बार इन्होंने कांस्य पदक जीता है, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है साथियों। और तीसरा पदक भारत को अभी तक ओलंपिक में 2020 में दोस्तों किसने दिलाया है, बॉक्सिंग लवलीन बारगोहन दोस्तों, याद रखेंगे इन्होंने दिलाया है बॉक्सिंग में। इनका नाम बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको याद रखना है और पूछा जा सकता है साथियों। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में शहरोज काशिफ ने किस पर्वत चोटी पर चढ़ाई किया है साथियों, बता देंगे केटू पर इन्होंने चढ़ाई किया, केटून गार्डविन आस्टीन, जो कि हमारे POK वाले इलाके में पड़ जाता है। POK दोस्तों, भारत का अगर पूछा जाता है सबसे ऊंची चोटी कौन सा, बता देंगे केटू दोस्तों। किस श्रेणी पर है, बताएंगे काराकोरम श्रेणी पर, ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर केटू स्थित है। अगर बात करें साथियों पूरी तरीके से भारत में स्थित कौन सबसे ऊंची चोटी, बता देंगे कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। याद देंगे पूरे विश्व का दोस्तों ये जो केटू है, ये कौन से नंबर का दोस्तों पर्वत श्रेणी है सबसे ऊंचाई वाला, तो बताएंगे 20वें नंबर का है साथियों, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर बात करें दोस्तों कंचनजंगा जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है, ये किस राज्य में है, तो बताएंगे सिक्किम पड़ता है दोस्तों। ये मिस साइट है, भारत का एक मिस साइट है, याद रखेंगे, जो कि IUCN के एक तरह से धरोहर स्थल है, भारत का धरोहर स्थल है साथियों, याद रखेंगे। अगर बात करें साथियों कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऊंची चोटी कौन सा है, तो बता देंगे एवरेस्ट।
एवरेस्ट। एवरेस्ट की हाइट कितनी है साथियों, बता देंगे कितना है, 8848.84 सेंटीमीटर मीटर, यानी कि 8848.84, यानी कि 8849 का लीजिए, लगभग में इतना मीटर है साथियों। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न, हाल ही में किस बैंक को आरबीआई ने एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है साथियों, बता देंगे इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को आरबीआई ने हाल ही में दोस्तों सूचीबद्ध किया है, किस रूप में, एजेंसी बैंक के रूप में। अब यहाँ पे इंडसइंड बैंक की बात हुई है तो इंडसइंड के बारे में आपको बताते हैं। इंडसइंड बैंक के जो सीईओ हैं सुमंत कथपालिया हैं साथियों। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय दोस्तों मुंबई के पुणे में है। इंडसइंड बैंक का मालिक कौन है, हिंदुजा समूह। हिंदुजा समूह दोस्तों चलता है, बहुत बड़ी कंपनी है, वो इसके मालिक हैं। और सीईओ कौन है, सुमंत कथपालिया। इंडसइंड बैंक के संस्थापक कौन है साथियों, एसपी हिंदुजा। एसपी हिंदुजा जो जिनकी ये कंपनी है, याद रखेंगे। इंडसइंड बैंक की स्थापना कब हुआ था, अप्रैल 1994 हुआ था दोस्तों मुंबई में। ये बात आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों आरबीआई के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है, अगर आप वीडियो पॉज करके लिखते हैं तो बहुत ही खुशी होगी हमें, क्योंकि हमने आपको याद करवाया है, बहुत बार रिवीजन करवाया है। तो जितना जानते हैं आरबीआई के बारे में आप लिख डालिए। चलिए कल का जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, हाल ही में विश्व स्तन पान सप्ताह कब मनाया गया, तो केवल एक लोग का आंसर आया है, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर दिया। आप इसी तरह आंसर दिया करिए डेली, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा और आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेंगी चीज़ें। चलिए इस प्रश्न का आप आंसर देंगे साथियों, हाल ही में कौन भारतीय शहर 100% टीकाकरण करने वाला शहर बना है, पहला शहर बना है साथियों। आप इसमें आंसर करेंगे। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करें और अपने दोस्तों को जोड़ें, क्योंकि यहाँ से सारे एग्जाम्स में प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।